तो हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एपी सर बलिया में स्वागत करते हैं। आज लेकर आ गए हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बेस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न जो है 23 में एकदम धमाल मचाने वाला है। जो अगर आप इस प्रश्न को देखकर चले जाते हैं तो यह गारंटी दे रहे थे इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक, चलिए सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वाटो वान बिस्मार्क के जर्मनी एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? दो कारण लिखिए। ठीक, इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है कि बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के एक क्षेत्रों का प्रशा का एकीकरण करने का प्रयास किया। बिस्मार्क ने क्या किया? सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के जो क्षेत्र है वहां के एकीकरण को सुधार करने का प्रयास किया। दूसरा देखिए, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह के नीति का पालन किया। बिस्मार्क ने क्या किया? जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह के नीति का पालन किया। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं जो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं, या संक्षेप में लिखिए या इस पे टिप्पणी लिखिए। जो भी कुछ आता है आपको, यह क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़कर जाइएगा। ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया से पढ़कर जाइएगा, हम गारंटी दे रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा। ठीक, देखिए इसको उत्तर में क्या लिखना है कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन के लोगों में काफी व्याप्त थी। क्या थी? राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया। अगर आप ये सन लिख देते हैं तो इससे नंबर की बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि आप सन लिख दिए हैं तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको कुछ याद है तभी सन लिखे है। ठीक, प्रयास किया, परंतु इस पहल को राजाशाही और फौज की ताकत ने दबा दिया। यानी कि जब इन्होंने राष्ट्र संघ के बनाने का निर्वाचन किया तो जो फौज थी, राजाशाही शासन थी, उन्होंने क्या किया? इसकी ताकत को दबा दिया। उसके बाद उसका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क ने इस प्रक्रिया का जनक था। ठीक, 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगती थी तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? सामाजिक विज्ञान में आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, इस समय मॉडल पेपर देख लीजिएगा। ठीक, अगर आपके पास मॉडल पेपर उपलब्ध नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, आप देख सकते हैं कि 1 नंबर में बहुविकल्पी, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, तो आपको 3 नंबर और 6 नंबर दिया जाएगा। आप उस क्वेश्चन का अच्छे तरीके से पेजों में लिखे होंगे तब। ठीक, चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगती है, इसका मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं कि दुनिया सिकुड़ने लगी, इसका मतलब विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंधों में वृद्धि हो गया। आप इतना भी लिख सकते हैं कि महाद्वीपों के व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होना ही सिकुड़ने का अर्थ कहलाता है। एक बार और बताते हैं कि जब हम कहते हैं कि दुनिया सिकुड़ने लगी, इसका मतलब विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्ति, जो महाद्वीपों के रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके मध्य, जो उनके बीच में पारस्परिक संबंध है, वो अत्यधिक मात्रा में क्या हो गई? बढ़ गई। इसे ही क्या कहते हैं? 16वीं सदी का सिकुड़ना कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चाहे मृदा अपरदन क्या है, कई तरीके से पूछ सकता है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन को संक्षेप में लिखिए। ठीक, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक, चलिए देखिए उत्तर में इसको दिखाते हैं। लिखना है कि भूमि के मृदा अपरदन क्या कहलाता है? भूमि के ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। जब मिट्टी के ऊपरी परत जो होगा वो हट जाएगा, उसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। यह कैसे हटता है? तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण तेज बहने वाले जल
तथा तेज बहने वाले हवा है। जब तेज हवा चलता है और तेज पानी चलती है तो जो मिट्टी का ऊपर का भाग है वो क्या होता है, हट जाता है, जिससे हमारी मृदा अपरदन हो जाती है। ये दोनों मृदा के ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ बहाकर ले जाता है और मिट्टी को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देता है। जब तेज हवा चलेगा, तेज बाढ़ चलेगी तो जो मृदा के ऊपरी परत है वो बहकर कहीं दूसरे जगह चल जाएगा, और जब दूसरे जगह चल जाएगा तो जो उसका मिट्टी होगा वो ऊपरी परत ही उपजाऊ मिट्टी है, तो वहां पे अब कोई भी कृषि वाला कार्य नहीं हो पाएगा जब उसका मृदा अपरदन हट जाएगा। जहां से मिट्टी ऊपर की परत हट जाती है वहां का उपजाऊ बहुत कम हो जाता है। कुछ मानवीय कारक भी मृदा अपरदन का बढ़ावा देते हैं। जो प्राकृतिक तो है ही है, जो आंधी तूफान बाढ़ आता है वो तो है ही है, लेकिन कुछ मानवीय कारण भी है। जैसे कि अपने घर बनवाने के लिए किसी ने मिट्टी कटवा दिया, तो मिट्टी जब कटवाते हैं तो वो अनुपजाऊ हो जाती है। क्या हो जाती है? अनुपजाऊ हो जाती है। मृदा अपरदन के कारण मृदा की उपजाऊ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ प्राकृतिक घटना है और कुछ मानवीय घटना है। प्राकृतिक घटना में तेज हवा चलेगा, तेज बाढ़ चलेगी तो उसका ऊपरी परत हट जाएगा, इससे भी मृदा अपरदन हो जाता है। कुछ मानवीय कारण क्या होता है कि जो भी मानव के लोग हैं, जो भी मनुष्य है, वो अपने आवश्यकता पूर्ति के लिए, घरों बनवाने के लिए मिट्टी की भरपाई करता है, मिट्टी को खुदाई करता है, उससे भी मृदा अपरदन होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये जब क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में या 2 नंबर में आएगा, ठीक। 6 नंबर में आएगा तो कम से कम 1.5 से 2 पेज आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है आपको पहले ये बता दे रहे, उसके बाद समझाएंगे, ठीक। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि मृदा के कटाव और उसके बहाव के प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव के प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। ये 2 नंबर में पूछ भी सकता है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। तो निम्नलिखित तरीका क्या है? पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर मृदा अपरदन का रोका जा सकता है। दूसरा है कि पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती काम में लाया जा सकता है। आपको अब समझा रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा होती है, जो पहाड़ी क्षेत्र ढलाऊ क्षेत्र होता है, वहां पे अगर तेज मूसलाधार बारिश होता है तो वहां के जो मिट्टी होती है वो कट कर पहाड़ के नीचे आ जाती है, जिससे वहां पे मृदा अपरदन हो जाता है और वहां के क्षेत्र उपजाऊ नहीं रह जाता है। इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए कि वहां पे सीढ़ीदार मेढ़ बनाना चाहिए। अगर सीढ़ीदार मेढ़ बनाते हैं तो बाढ़ या कितना भी मूसलाधार बारिश होगा, मिट्टी वही के वही रुक जाएगा, यानी सीढ़ियों पर आकर रुक जाएगा, जिससे हमारा उपजाऊ मिट्टी रह जाएगा, मृदा अपरदन नहीं हो पाएगा। पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर अगर हम जहां से मिट्टी बह रहा है अगर वहां पे बड़े बड़े ढाला बना दिया जाता है, बड़े बड़े मेढ़ बना दिया जाता है, तो हो सकता है कि कितना भी तेज अगर बारिश आता है तो वहां पे मिट्टी रुक जाएगा और हमारा मृदा अपरदन नहीं हो पाएगा, जिससे कृषि वहां पर भी उगाई जा सकती है। इस तरीके से आपका पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। और पूरा टॉपिक अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बोर्ड एग्जाम तक पूरा हम सिलेबस आपका कंप्लीट करा देंगे और पढ़ने के तरीका भी बताएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। मिलते हैं तब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो।